फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 36 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। इससे पहले 35 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है और फिर मैं अपलोड करने से पहले ये पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ ताकि आप लोग खुद सॉल्व करके इसके बाद में मिलाएं, ताकि आपको भी बेनिफिट हो। दोस्तों, अभी तक इस चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रंथ मौर्यकालीन कौटिल्य की अर्थशास्त्र के समतुल्य है। तो दोस्तों, इसमें जो है कामोदक का नीतिसार जो है ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र के समतुल्य है। दोस्तों, इसकी रचना जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय इसके प्रधानमंत्री, जिनका नाम शिखर था, इन्होंने किया। तो शिखर नाम के प्रधानमंत्री जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का था, ये कामोदक का नीतिसार ग्रंथ का रचना किया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों, हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक वानभट्ट है। वानभट्ट द्वारा रचित इस ग्रंथ से जो है हर्षवर्धन की उपलब्धियों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर जो है वानभट्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो दोस्तों, मेगास्थनीज पुस्तक का नाम जो है इंडिका है। दोस्तों, मेगास्थनीज जो है यूनानी राजदूत के रूप में वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इन्होंने जो है इस क्रम में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना की, जिसमें इन्होंने भारतीय जनजीवन, परंपराओं और रीति रिवाजों का वर्णन किया है। तो इंडिका में क्या वर्णन है, तो भारतीय जनजीवन और परंपरा और रीति रिवाजों का वर्णन किया गया है इंडिका में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित है, तो ये बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो देखिए 1767 से 69 के बीच में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, न कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो ये गलत हो जाएगा। अगला है 90 से 92 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो ये सही है। 24 से 26 ईस्वी के बीच प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। तो ये भी सही है। और 45-46 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। तो ये गलत है, क्योंकि जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है 48 से 49 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो ये गलत हो गया। तो सिर्फ 2 और 3 सही है। अगला है निम्नलिखित पर विचार करें। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी और कुतुब मीनार। तो इसका सबसे पहले जो है तुगलक कौन बना था, तो कुतुब मीनार जो है 13वीं सदी में बना। कौन, कुतुब मीनार 13वीं सदी में बना। और तुगलकाबाद किला जो है 14वीं सदी में बना। और ये लोधी गार्डन जो है 15वीं सदी में बना। और फतेहपुर सीकरी जो है 16वीं शताब्दी में बना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका जो है पहले 3 हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा, तब 2 हो जाएगा, तब 4 हो जाएगा। अगला है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो कौन सा है, तो ये लीडर जो है दोस्तों, ये लीडर किनका है, तो मदन मोहन मालवीय जी का अखबार है, जो इलाहाबाद से निकलता था, जिसमें जो है फिरोज शाह मेहता, दिनसा वच्चा जैसे उदारवादी लिखा करते थे। अगला है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में की गई, 20 अगस्त 1828 में। यह हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। अगला है निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया। तो दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लिटन लाया था 1878 में, और रिपन जो है ये कब 1882 में समाप्त कर दिया था। रिपन हो जाएगा। अगला, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है। तो किससे की जाती है, तो ये राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से की जाती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अगला है राज्यसभा का सभापति कौन है। तो राज्यसभा के सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के थ्रू, तो 64। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो ये संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत।
किसके अंतर्गत? नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। अगला है पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो कौन कौन आता है? तो ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तर पर और जिला परिषद जो है जिला स्तर पर आता है। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये नोट के पर हस्ताक्षर होता है, तो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। अगला है, विश्व व्यापार संगठन के 1996 के मंत्री सम्मेलन में हुए प्रमुख अनुबंधों में से एक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? 1996 में विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन जो है सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। और इस सम्मेलन में जो है श्रम मानक, निवेश और प्रतियोगिता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जोड़ने के साथ साथ टेक्सटाइल और सूचना प्रौद्योगिकी में वाणिज्य प्रमुख अनुबंध था दोस्तों। इसके बाद जो है 1998 में जिनेवा में और 1999 में जो है सिएटल में सम्मेलन हुआ था, जो असफल रह गया। और इसके बाद जो है 2001 के दोहा सम्मेलन में निवेश संबंधी बहुपक्षीय व्यवस्था और पर्यावरण का मुद्दा मुख्य रूप से था दोस्तों। 2003 में भी जो है कानकुन सम्मेलन असफल हो गया था। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये फर्स्ट हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी में वाणिज्य। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है दोस्तों। भारत में मुद्रास्फीति जो है स्फीति थोक मूल्य सूचकांक द्वारा मापी जाती है। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस के योग से सुलभ मुद्रा मिलती है? तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताना है। फर्स्ट है, जनता के पास करेंसी, ये सही है, सुलभ मुद्रा। फिर बैंक में मांग जमा राशि, ये भी सही है। और तीसरा है, बैंक में सावधिक जमा राशि, ये भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सुलभ मुद्रा जो है जनता के पास जो करेंसी रहता है, बैंक में मांग जमा राशि और बैंक में सावधिक जमा राशि, ये तीनों मिलाकर जो है सुलभ मुद्रा मिलती है। मिलाना है, इसमें क्या कर रहा है कि सूची 1, 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए का प्रयोग कर सही चुनना है। तो फर्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का निवेश, शेयरों का निवेश। तो ये सी रंगराजन समिति की अध्यक्षता में जो है इस समिति बना था, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में शेयरों का विनिवेश। अगला है, औद्योगिक रुग्णता। तो औद्योगिक रुग्णता जो है ओंकार गोस्वामी की अध्यक्षता में ये समिति बना था। अगला है, कर सुधार। तो राजा चिलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। और बीमा क्षेत्र में सुधार, तो ये RN मल्होत्रा, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसमें से बताना है कौन सा गैर योजना के अंतर्गत आता है। तो सब्सिडी, तो ये गलत हो जाएगा। ब्याज भुगतान सही है। रक्षा व्यय, ये गलत है। पिछली योजनाओं में निर्मित आधिकारिक संरचना का अनुरक्षण व्यय, ये सही है। तो 2 और 4 जो है गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों भारत सरकार के बजट में व्यय पक्ष के 2 भाग होते हैं, एक योजनागत व्यय और एक गैर योजनागत व्यय। तो दोस्तों योजनागत व्यय क्या होता है? जो व्यय योजनाओं के अनुसार होता है उसे योजनागत व्यय कहते हैं, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे रक्षा व्यय, सब्सिडी जो है योजनागत व्यय है। और गैर योजनागत व्यय जो है, जो व्यय योजना के अनुसार नहीं होता है या योजना भिन्न व्यय होता है, उसे गैर योजना व्यय कहते हैं। दोस्तों इसको इंग्लिश में नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे ब्याज भुगतान, पिछली योजनाओं में निर्मित आधिकारिक संरचना का अनुरक्षण व्यय। भारत में गैर योजनागत व्यय अधिक है, तो 2 और 4 सिर्फ गैर योजनागत व्यय है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण आय प्रायः नगरीय आय से कम है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन कारण जिम्मेदार है? तो कौन कारण है? तो फर्स्ट है, किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर है और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का मूल्य कम होता है, ये भी सही है। अगला है, उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है, ये भी सही है। तो तीनों सही है। अगला है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पूर्ववर्ती योजनाओं से भिन्न विशेष महत्व अंतर यह है। तो कौन अंतर है? दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब चला था? तो 92 से 97 ईस्वी तक चला था, 92 से 97। और इसमें जो है विकास की गति को बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना पर पर्याप्त बल दिया गया। दोस्तों आधारभूत संरचना के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो परिवहन, संचार, ऊर्जा, सिंचाई, अस्पताल, जल आदि आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संरचना विकास के लिए पर्याप्त बल दिया गया, यानी आधारभूत संरचना के लिए। तो सी आंसर हो जाएगा। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों भूरी क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो भूरी क्रांति ये
उर्वरक से संबंधित है। अगला है भारतीय हरित क्रांति के पितामह कौन है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन है। अगला है गांधी एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गांधी एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक प्रमोद कुमार है, जो वर्ष 1978 में स्थापित रोली बुक्स पब्लिकेशन के प्रकाशक तथा संस्थापक थे। कौन? रोली बुक्स पब्लिकेशन। दोस्तों यह पुस्तक श्री प्रमोद कुमार की पहली पुस्तक है और अब जो है गांधी पर ही आधारित पुस्तक माय एक्सपेरिमेंट विथ गांधी इनकी आगामी पुस्तक होगी। दोस्तों इनके प्रकाशन संस्थान से प्रकाशित पुस्तक बी इट द हिट देन एंड नाड सीरीज है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चित यह बुक हुआ था। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है प्रमोद कपूर हो जाएगा। अगला है मैथिली भाषा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में अधिकतम बोली जाती है? तो कौन से राज्य में अधिकतम बोली जाती है? तो बिहार में। अगला है पीएनजी का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये पाइप्ड नेचुरल गैस। दोस्तों पीएनजी का रसायन शास्त्र में उपयुक्त पूर्ण रूप से पाइप नेचुरल गैस है, किंतु कंप्यूटर में इसका पूर्ण रूप पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स तथा रक्षा के क्षेत्र में इसका पूर्ण रूप जो है प्रोपोर्शनल नेविगेशनल गाइडेंस है। तो पीएनजी का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप कौन है? तो पाइप्ड नेचुरल गैस। अगला है डोगरी भाषा अधिकतर भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो कौन से क्षेत्र में? जम्मू कश्मीर में। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है? तो कौन सा खेल को? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नाम चेंज हो गया है, आप लोग इसका नाम बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या चेंज किया गया है? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में है? तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 21 के ए में है। और किस माने 86 में संशोधन द्वारा 2002 में लागू हुआ था, जो 6 वर्ष से की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अगला है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों किस भाग में? तो ये भाग 3 में, जो 12 से लेकर 35 तक का है। अगला है 5 से 8 गाँव के माझियों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो ये मोडे या देश माझी कहते हैं। दोस्तों माझी परगना शासन व्यवस्था या संथालों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के तहत जो है 5 से 8 गांव के माझियों को जो है देश माझी या मोडे माझी कहा जाता है। यदि किसी मामला का फैसला माझी नहीं कर सकता है तो इस मामला को माझी द्वारा देश माझी के पास लाया जाता है और 5 से लेकर 8 माझी मिलकर मामला का फैसला करते हैं। अगला है झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो किस जिले में होता है? तो पलामू जिले में होता है। अगला है झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप कैसा है? तो झारखंड में विधानमंडल का स्वरूप जो है एक सदनात्मक है। अगला है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान जो है राज्यपाल होता है। अगला है झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशीर वाद्य कौन सा है? तो दोस्तों सुशीर वाद्य वैसे वाद्य होते हैं जिनमें पतली नलिका में फूंक मारकर संगीतमय ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे बांसुरी हो गया, सनाई हो गया, मदन भेरी हो गया, शंख हो गया, सिंगा हो गया, यदि जो है ये वाद्य है, माने सुशीर वाद्य यंत्र है। इनमें से बांसुरी सबसे अधिक लोकप्रिय सुशीर वाद्य है। डोंगी बांस से सबसे अच्छी बांसुरी बनाई जाती है। कौन बांस से? डोंगी बांस से, तो बांसुरी हो जाएगा। अगला है टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों टूसू पर्व सूर्य पूजा से संबंधित है तथा मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके सौरभ तिवारी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इनका खेल जो है क्रिकेट से है। अगला है 1855 में कौन सा कृषक विद्रोह हुआ था? तो कौन सा कृषक विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह। अगला है अजय नदी निम्न में से किस जगह से निकलती है? तो दोस्तों अजय नदी जो है ये मुंगेर जिला से निकलती है। अगला है झारखंड में सबसे कम तापमान कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों झारखंड में सबसे कम तापमान जो है नेतरहाट में पाया जाता है। अगला है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं? तो किस जिले में? तो ये रांची जिले में। अगला है झारखंड राज्य के किस शहर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो किस शहर को? तो ये जमशेदपुर को। दोस्तों जमशेदपुर झारखंड का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ टाटा स्टील नामक निजी क्षेत्र का विश्व प्रसिद्ध इस्पात कारखाना स्थित है। यही कारण है कि इस शहर को स्टील सिटी तथा भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अगला है भारत में किस व्यक्ति ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योगों का मंदिर कहा है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था।
मालूम है दोस्त, HEC रांची के हटिया नामक स्थान पर 1958 में स्थापित किया गया था और रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से स्थापित हुआ था। और इसे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था। तो किसके सहयोग से? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से। अगला है, झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे है? तो ये कौन है? तो मधु कोरा है, जो चौथे नंबर का है। और कब? 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक। झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो झारखंड विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष जो है बागुन सुम्बरई थे। अगला, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों ये करेंट का क्वेश्चन है, अगर आप डिफर जानते हैं तो आप करेंट से मिला लीजिएगा। 8886.4 किलोमीटर है। अगला, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। झारखंड का सबसे सघन बसा हुआ जिला कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये धनबाद है। अगला है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले बनाए गए? तो कितने नए जिले बनाए गए? तो ये 6 नए जिले बनाए गए। कौन कौन है? दोस्तों सबसे पहले जो है लातेहारा बनाया गया। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आप डेट वाइज लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। लातेहारा एल से है, तो एल से जो है 4 अप्रैल 2001 को बना। इसके बाद जो है जामतारा बना। जामतारा जो है कब बना? 26 अप्रैल 2001 को। सिमडेगा बना। सिमडेगा जो है 30 अप्रैल। तो 4 अप्रैल, 26 अप्रैल और 3 अप्रैल ये 2001 ही में है। तो ये याद हो गया, लातेहारा, जामतारा और सिमडेगा, 3 गो ये हो गया। और 3 गो जो है ये सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़, तीनों जो है 12 सितंबर 2007 को बना था। सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़, तो 6 जिला हो गया। झारखंड के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल करेंगे? तो सबसे प्राचीन राजवंश कौन है? तो ये नागवंश है। दोस्तों ये इसकी स्थापना जो है 64 ईस्वी में की गई थी और कौन था? फनी मुकुट राय के द्वारा। अगला है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन जो है 7 अगस्त 1995 को किया गया था। और 9 अगस्त 1995 को जो है इस परिषद का औपचारिक गठन हुआ। 7 अगस्त को जो है ये अधिसूचना जारी किया गया और 9 अगस्त को औपचारिक गठन किया गया। ये डेट याद रखिएगा, 7 और 9। और शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष और सूरज मंडल उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए। शिबू सोरेन कौन थे? अध्यक्ष थे और सूरज मंडल जो है उपाध्यक्ष थे। अगला, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है ये पारसनाथ की पहाड़ी है, 1365 मीटर। अगला, झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ? 2000 ईस्वी में। अगला है, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड का ये पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की अधिकांश जनजातियाँ किस प्रजाति के हैं? तो अधिकांश जनजातियाँ जो है प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति का है। गितिओरा किस जनजाति का युवा गृह है? तो ये मुंडा जनजाति का युवा गृह है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो महाभारत में झारखंड को जो है ये पुंडरिक देश कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या है? तो कितनी लोकसभा में सदस्यों की संख्या? 14 है। और राज्यसभा में तो 6 है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है ये सिद्धू कानू और भैरव चंद सभी मिलकर किया था। ये अभी दोनों 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो रांची है। अगला है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब लाई गई? तो दोस्तों कब लाई गई? तो ये 2003 में। दोस्तों भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कुल भाषा कितना है? 22 भाषा है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषा था, लेकिन 2003 में 92 संशोधन द्वारा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोंगरी और बोडो भाषा को साथ शामिल किया गया 2003-92 में, 92 संशोधन द्वारा। अगला है, सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को MLA स्कीम के तहत 1.5 करोड़ रुपया देती है। तो कितना देती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को MLA स्कीम के तहत 3 करोड़ रुपया आवंटित करती है, 3 करोड़।
अगला ICDS का संचालन डैश के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों यह योजना भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। यह योजना जो है पूरे देश में महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। झारखंड राज्य में यह योजना जो है समाज कल्याण महिला और बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? आंगनबाड़ी केंद्र। अगला है झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो झारखंड में प्रखंडों की संख्या 260 है। दोस्तों ये एक बार जो है आप लोग चेक कर लीजिएगा, काहे कि ये करंट का कितना है वो आप लोग चेक कीजिएगा। अगला संपूर्ण झारखंड राज्य स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो ये पठारी क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों संपूर्ण झारखंड राज्य जो है पठारी क्षेत्र में स्थित है। ऊंचावच की दृष्टिकोण से जो है झारखंड 5 भौतिक विभागों में बटा है। 5 भौतिक विभागों में कौन कौन है? पाठ क्षेत्र, रांची एवं हजारीबाग का पठार यानी मध्यवर्ती पठार, बाह्य पठार या निम्न पठार, चाईबासा का मैदान और राजमहल की पहाड़ियाँ। अगला है भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता गंगा नारायण था। और कब हुआ था? तो 1832 ईस्वी में। अगला है झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो कितनी प्रतिशत है? तो ये 60% है। मुंडा लोगों को किस त्योहार को सरहुल भी कहा जाता है? तो ये बा पर्व को सरहुल भी कहा जाता है। अगला है सूर्य निम्नलिखित में से किन गैसों के मिश्रण से निर्मित है? तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है किसी कार के में पीछे का दृश्य देखने वाला दर्पण होता है? तो उन्नतोदर होता है यानी उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों इसमें जो है हमेशा पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। इसलिए जो है इसका जो है दृश्य जो है इसका कार के पीछे का दृश्य देखने के लिए यूज किया जाता है। अगला है समुद्र के तल में होने वाले भूकंप एक भीषण समुद्री लहर को जन्म देता है, इसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। अगला है जब सूर्य की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 रंगों में बिखर जाती है। इन रंगों को निम्नलिखित में किसके द्वारा सही रूप में? तो विबजियोर। क्या है? विबजियोर। अगला है होमोसेपियंस का उद्भव लगभग डैश वर्ष पूर्व हुआ था। तो होमोसेपियंस का जो उद्भव है लगभग इसमें नहीं होगा, आंसर डी होगा, क्योंकि ये यानी 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। 2 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुआ था होमोसेपियंस का। अगला है इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी को कहा जाता है। दोस्तों इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी को जो है ये क्या कहा जाता है? डायबिटीज। ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्त, अगर शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है वो उसको जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगा, जिससे हमें डायबिटीज़ हो जाता है। इसलिए अगर इंसुलिन की मात्रा कमी ना हो और ज़्यादा रहे तो क्या करता है? ग्लूकोज को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे शरीर का खून के बैलेंस जो है बना रहता है। इसलिए कमी होने से इंसुलिन की डायबिटीज़ हो जाता है। अगला है निम्नलिखित में से किसकी कमी से घेगा नामक बीमारी हो जाती है? तो घेगा नामक बीमारी जो है किसके कमी से होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण। अगला है डैश कोशिकाएं जो वयस्क अंगों में पाई जाती है उन अंगों की नष्ट कोशिकाओं के बदले नई कोशिका बनाती है। तो ये स्टेम है। अगला है संक्रमित डैश मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। तो ये मादा एनोफिलीस मच्छर के काटने से। क्वेश्चन है 80 नंबर, मिसप्रिंट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्य गैस है। तो मुख्य गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी जो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। अगला है मानव रक्त की श्यानता का कारण है। तो दोस्तों मानव रक्त की श्यानता का कारण जो है रक्त में प्रोटीन के कारण है। दोस्तों रुधिर प्लाज्मा में अनेक प्रोटीन होता है, जैसे फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन इत्यादि जो पाए जाते हैं प्रोटीन, और ये प्रोटीन रुधिर का लगभग 7% भाग पर होता है, 7% भाग बनाते हैं रुधिर को। इन सभी प्रोटीनों का निर्माण जो है लीवर करता है, यानी यकृत में होता है, और ये प्लाज्मा में कोलाइडस के रूप में पाए जाते हैं, कोलाइडस के रूप में। अतः यह प्रोटीन मानव रक्त में श्यानता का कारण बनता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सा गैस? तो ये
क्लोरीन गैस। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो कृत्रिम पारितंत्र कौन है? तो ये खेत जो है ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, याद रखिएगा इसको। ये कोशिका दीवार है। दोस्तों जीवाणु का संपूर्ण शरीर जो है एक ही कोशिका का बना होता है और इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन जो है पादप कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए कोशिका भित्ति या सेल वॉल उत्तरदायी है। दोस्तों ग्राम पॉजिटिव कौन कौन होता है? माने ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है? तो कोशिका भित्ति मोटी होती है और निगेटिव में पतली होती है। दोस्तों ग्राम पॉजिटिव में एंटीबायोटिक के लिए कम प्रतिरोध होते हैं, लेकिन इसमें अधिक प्रतिरोध होता है। कोशिका भित्ति में लिपिड अत्यंत कम मात्रा में रहता है, लेकिन इसमें अधिक मात्रा में होता है। टेकोइल अम्ल उपस्थित रहता है, इसमें अनुपस्थित रहता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को सेल वॉल से डिफरेंट पा सकते हैं। अगला है कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दोस्तों कौन सा रोग कवक के कारण होता है? दोस्तों ये जो त्वचा का पर्दा होता है ना, ये कवक के कारण होता है। जैसे कवक के कारण और कौन सा रोग होता है? दमा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद आदि जो है ये कवक के कारण होता है। दोस्तों दमा जो है मनुष्य के फेफड़ों में स्पर्जिलस फ्यूगेटस नामक कवक के स्पोर पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़ों का काम अवरुद्ध करता है। एथलीट फुट तो दोस्तों टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है एथलीट फुट। और खाज एकेरस एस्केविज नामक कवक से। तो खाज किससे होता है? एकेरस एस्केविज। और गंजापन जो है टीनिया कैपेटिस नामक कवक से होता है गंजापन। और दाद ट्राइकोफाइटान लेरुकोमस नामक कवक से। अगला है शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? दोस्तों शारीरिक संतुलन हेतु मस्तिष्क का जो है ये सेरिबेलम होता है। कौन होता है? सेरिबेलम। अगला है वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? तो ये धूलकण के वजह से। अगला है थैलेसीमिया और वंशानुगत बीमारी जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करती है? ये ब्लड को प्रभावित करती है। अगला है पीला बुखार निम्नलिखित द्वारा फैलता है। तो ये जो है घरेलू मक्खी के द्वारा येलो फीवर होता है। दोस्तों येलो फीवर जो है सामान्यतः दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महादेश में पाया जाता है। इस रोग में अचानक बुखार आ जाता है और जोर का सिर दर्द और हड्डियों में दर्द होने लगता है। कुछ समय के बाद पीलिया रोग भी हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। अब हम लोग मैथ का आंसर बता देते हैं, लेकिन आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। हम सोच रहे हैं कि मैथ का कम से कम 7-8 टॉपिक जो है जिससे क्वेश्चन 100% आने की चांस है, उसको एक वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे जिससे आपको आसानी से बन जाए। तो अभी हम सिर्फ आंसर बताएंगे, आप लोग अगर बनाए हैं तो आंसर मिलाइएगा, अगर जो नहीं मिलेगा गलत होगा और बोलिएगा इतना नंबर बनाने के लिए, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो छोटा बनाकर यहाँ पर ला देंगे। तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा? सी आंसर होगा। 92 का डी, 93 का ए, 94 का बी हो जाएगा, 95 का बी, 96 का क्या आंसर होगा? 96 का ए आंसर होगा। 97 का, तो 97 का क्या होगा? सी। 98 का सी हो जाएगा। 99 का बी, 100 का ए, बी, 102 का बी। इसका हम बहुत अच्छा ट्रिक बताए थे, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में ज़रूर बताया है, तो आप लोग कुछ ट्रिक से बनाइएगा। सी हो जाएगा। 104 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 5 का सी, 6 का सी, 7 का सी हो जाएगा। 8 का जो है 8 का सी हो जाएगा। 109 का डी हो जाएगा और 110 का जो है ए हो जाएगा। रीजनिंग का भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो 111 का क्या आंसर आएगा? बी आ जाएगा। 12 का सी आएगा। 13 कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 14 का सी और 15 का जो है ये डी हो जाएगा।
16 का क्या होगा, 16 का बी, 17 का बी, 18 का भी बी, 19 का डी हो जाएगा, 20 का सी होगा, 21 का हो जाएगा ए, 22 का बी, 23 का हो जाएगा सी, 24 का डी, 25 का क्या हो जाएगा, 25 का ए हो जाएगा, 26 का सी, 27 का क्या हो जाएगा, 27 का जो है ए होगा, 28 का सी, 29 का ए और 30 का डी हो जाएगा। अब हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। तो दोस्तों लाल लहर का निशान जो है स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। क्या, स्पेलिंग में त्रुटि दर्शाता है। दोस्तों अगर आप मेरा कंप्यूटर का क्लासेस देखे होंगे तो ज़रूर आप इसको सही किए होंगे। अगला है, MS एक्सेल में निम्नलिखित किसके प्रयोग द्वारा डेटा को आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दोस्तों डेटा मेन्यू में दिए गए शॉर्टकट कमांड द्वारा एक्सेल डाटा को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, शॉर्टकट कमांड द्वारा। अगला है, उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिसर तक सीमित होता है। तो इसका जो है कैंपस एरिया नेटवर्क हो जाएगा। स्लाइड शो के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो शॉर्टकट कुंजी जो है ये F5 है। अगला है, जब किसी HTML पृष्ठ के कतिपय पार्ट पर माउस को रखा जाता है तो यह आकार में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पार्ट को क्या कहा जाता है। तो ऐसे पार्ट को जो है हाइपरलिंक कहा जाता है। अगला है, बिलिंग अकाउंट को ट्रैक करने के लिए आप मुख्य रूप से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है स्प्रेडशीट का प्रयोग करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में इनपुट आउटपुट डिवाइस को CPU और मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये बस को। दोस्तों बस डाटा या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का मार्ग है। यह विभिन्न उपकरणों को एक साथ जोड़ता है। निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बॉक्स पर लगी छड़ी वाले डिवाइस का संकेत देता है और जो स्क्रीन पर कर्सर का नियंत्रण करता है। तो इसका जॉयस्टिक हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर वायरस साधारणतः स्वयं को दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम से अटैच कर लेता है और यह प्रोग्राम डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह प्रोग्राम जो है होस्ट प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। अगला है, विंडोज़ के डेस्कटॉप पर F5 को दबाने से क्या होता है। तो जो दोस्तों F5 को दबाने से स्क्रीन को रिफ्रेश करता है। अगला, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से डैश संग्रहण में रहता है। तो किस में संग्रहण में रहता है। तो सेकेंडरी में रहता है। अगला है, HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है। तो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर जो है ये 80 है। संग्रहित प्रोग्राम वाले प्रथम कंप्यूटर की संरचना किसके द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है। तो वॉन न्यूमैन के द्वारा की गई है। अगला, सीडैक भारत द्वारा पहली बार विकसित सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है। तो ये परम 10,000 है। अगला है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया गया था। तो किसका इस्तेमाल किया गया। तो इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब का निर्माण किया गया है। अगला, MIME टेक्स्ट फाइल किस एक्सटेंशन से सेव की जाती है। तो ये HTML एक्सटेंशन से सेव की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का पता सही रूप है। तो सही रूप कौन सा है। तो ये ramesh@coldmail.com है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है। तो कौन सा एक इंटरनेट ब्राउज़र है। तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इंटरनेट ब्राउज़र है। अगला है, क्लिप आर्ट शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंसर्ट मेनू का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस एक डेटाबेस मैनेजर है। तो कौन सा है। तो MS एक्सेस है। दोस्तों अब इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। दोस्तों आप लोग मैथ और रीजनिंग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में या किसी समय आपको ये सॉल्यूशन अपलोड करूँगा। चलिए दोस्त, अगर अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।